हेलो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर जनरेशन की क्विज हमारी चली हुई है। हमारा आज भाग 4 रहने वाला है, जिसके अंदर हम केवल 50 क्वेश्चन करते हैं और हमारे आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं 151 से 200 तक के। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, किस पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे अधिक हीट उत्पन्न करते थे? तो जो हीट उत्पन्न करते थे वो वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज हुई? वो हुई प्रथम जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से हीट जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती थी। उसके बाद अगली जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन, उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया और हीट जनरेशन बहुत कम हो गया उसके मुकाबले, पहली जनरेशन के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? हीट जनरेशन कम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग से हीट जनरेशन और साइज पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, पहली में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ। तो जितने भी आगे जनरेशन आती गई उसमें हीट कम होती गई, ठीक है, और साइज भी कम होता गया। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? दोनों में कमी आई, हीट में भी कमी आई और साइज भी कम होता चला गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी ने हीट जनरेशन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो जैसे आईसी टेक्नोलॉजी थी उसी प्रकार वो कौन सी जनरेशन में थी? थर्ड जनरेशन में। उसी प्रकार वीएलएसआई यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आ गया, वो फोर्थ जनरेशन के अंदर आया हमारा, और हीट जनरेशन आगे चलते चलते कम होती चली गई। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बताओ कौन सा है? ये है हमारा, काफ़ी हद तक कम कर दिया हीट जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर पीढ़ियों के क्रम में हीट जनरेशन की प्रवृत्ति क्या रही? तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, लगातार हीट जनरेशन कम होती चली गई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेंटेनेंस की समस्या सबसे अधिक थी? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर मेंटेनेंस की समस्या बहुत अधिक थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब गर्म होने पर बार बार ख़राब हो जाती थी। इसी तरीके से उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता था। तो हमारी पहली पीढ़ी यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रयोग ने मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को कैसे प्रभावित किया? जो वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आए, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को कैसे प्रभावित कर दिया उसने? तो वैक्यूम ट्यूब में ज़्यादा मेंटेनेंस होती थी और ट्रांजिस्टर आने के बाद कम मेंटेनेंस होने लगी। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, मेंटेनेंस की आवश्यकता को कम कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की रिलायबिलिटी प्रथम पीढ़ी की तुलना में कैसी थी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। तो पहली पीढ़ी में विश्वसनीयता कम थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होते थे वो कंप्यूटर। और जब तृतीय पीढ़ी आई हमारी, ये उसमें आईसी चिप का यूज़ किया गया, तो हमारी कम हो गई रिलायबिलिटी, मतलब बढ़ गई रिलायबिलिटी तृतीय पीढ़ी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी, अधिक थी। तृतीय पीढ़ी में अधिक थी रिलायबिलिटी और पहली पीढ़ी में कम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटरों की रिलायबिलिटी कैसी होती है। तो बहुत अधिक होगी उसके हिसाब से। तो चतुर्थ पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर थे जो, उन पर आधारित कंप्यूटरों की रिलायबिलिटी और भी अधिक हो गई, यानी कि विश्वसनीयता बढ़ती चली गई। तो बहुत अधिक हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर पीढ़ियों के क्रम में रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस एज में क्या रुझान देखा गया। तो जैसे जैसे कंप्यूटरों का पीढ़ियों का क्रम बढ़ता चला गया, रिलायबिलिटी भी बढ़ती चली गई और मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस आसान होता चला गया, यानी कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा रिलायबिलिटी बढ़ी और मेंटेनेंस आसान होता चला गया जैसे जैसे हमारी पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन आगे बढ़ती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की पोर्टेबिलिटी कैसी थी। यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम कंप्यूटर को ले जाते हैं उसे बोला जाता है कंप्यूटर की पोर्टेबिलिटी। तो हम क्या प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे। तो ऐसा नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि वो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एक कमरे के साइज़ में हमारा कंप्यूटर आता था। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या रहने वाला है। तो पोर्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो बहुत कम या फिर लगभग असंभव थी पोर्टेबिलिटी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में पोर्टेबिलिटी में क्या सुधार आया। तो फोर्थ जनरेशन थी हमारी, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली गई कंप्यूटर पोर्टेबल होते चले गए। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। लैपटॉप जैसे पोर्टेबल डिवाइस का विकास होता चला गया और हमारे कंप्यूटर पोर्टेबल होते चले गए। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचम पीढ़ी में पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी किस दिशा में बढ़ रही है। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन रहेगा स्मार्टफोन, टैबलेट और वियरेबल जो डिवाइस हैं उनके रूप में आगे बढ़ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर के आकार में कमी, जिसे हम मिनिएचराइजेशन भी बोल देते हैं, उसका सीधा संबंध किससे है। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बेहतर पोर्टेबिलिटी से। यानी कि जैसे कंप्यूटर के आकार में कमी आती चली गई तो हमारे कंप्यूटर पोर्टेबल होते चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस पीढ़ी से कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना व्यावहारिक रूप से संभव होने लगा। तो हमारा चौथी पीढ़ी से ये संभव होने लगा। तो जैसे लैपटॉप चौथी पीढ़ी में आए और जो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन चौथी पीढ़ी थी,
उसके अंदर से क्या होता चला गया, पोर्टेबल कंप्यूटर जो है पोर्टेबल होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन का नाम मुख्यतः किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, जो हमारा एक एडवेक कंप्यूटर था EDVAC, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोल देते हैं, उसके अंदर क्या किया, उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी थी। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस का योगदान मुख्यतः किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है? तो आपको यह देखना है, जैक क्लेयर किल्बी जो थे और रॉबर्ट नॉइस जो थे, उन्होंने किस किस चीज़ का विकास किया था? उन्होंने किया था आईसी चिप का विकास। तो आईसी चिप कौन सी जनरेशन के अंदर यूज हुई? वो यूज हुई हमारी थर्ड जनरेशन के अंदर। तो तृतीय पीढ़ी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। जैक क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस का योगदान क्या था? उन्होंने आईसी चिप का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक का योगदान मुख्यतः किस पीढ़ी से संबंधित है? तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक ने पर्सनल कंप्यूटर के विकास में योगदान दिया था। तो हमारा चतुर्थ पीढ़ी जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक का योगदान चतुर्थ पीढ़ी में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन का योगदान मुख्यतः किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है? तो विलियम शॉकले और जॉन बार्डिन ने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो वह ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के अंदर यूज हुआ? तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर। हमारा राइट ऑप्शन द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर रहने वाला है। यहाँ पर विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन ने क्या किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकले का योगदान मुख्यतः किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है हमारा पहली पीढ़ी से। तो उन्होंने किस चीज़ का विकास किया? उन्होंने जे प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन मोकले ने एक तो एनिएक कंप्यूटर बनाया, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी ये कमेंट कर दो आप लोग। एक बनाया एडवेक कंप्यूटर और एक बनाया यूनिवेक कंप्यूटर। ये तीनों का योगदान इन कंप्यूटरों के अंदर इन दोनों का योगदान रहा है। तो ये पहली पीढ़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ विद्वान कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? जो कुछ विद्वान थे जो पहले कंप्यूटर को अब भी हैं, जो मतलब जो कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है आजकल भी? तो वो किया जाता है 5 जनरेशन के अंदर। हमारी आज तक की जो जनरेशन हुई है वो पाँचवीं जनरेशन चल रही है। तो जो कंप्यूटर विद्वान है 5 जनरेशनों में हम कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ पुराने वर्गीकरण में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ किस संख्या तक सीमित मानी जाती थी? जो पहले वर्गीकरण होता था ना कंप्यूटर का, उसमें कितनी पीढ़ियाँ मानी गई हैं, ये पूछ रहा है ये।
तो पुराने समय के अंदर सिर्फ 4 पीढ़ियाँ मानी जाती थी। उसके बाद जैसे जनरेशन या फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई तो 5वीं जनरेशन भी हमारी कवर हो गई है, अब मतलब चल रही है 5वीं जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पीढ़ियों के वर्गीकरण का आधार किस पर निर्भर करता है? तो कंप्यूटर पीढ़ियों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास होता चला गया तो हमारे कंप्यूटर का वर्गीकरण भी होता चला गया। तो टेक्नोलॉजी में हुए मूलभूत परिवर्तनों पर कंप्यूटर पीढ़ियों के वर्गीकरण का आधार टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या 5th जनरेशन कंप्यूटर पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं या यह अभी तक एक विकासशील अवधारणा है? तो हमारे जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं अभी तक, तो यह एक डेवलपिंग अवधारणा है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन, यह अभी भी एक विकासशील अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्य में संभावित 6th जनरेशन जो आ सकती है, कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकते हैं? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग पर, क्योंकि आगे क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ होने वाला है, तो इस तरह से हम उसे 6th जनरेशन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी की समाप्ति और द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत सामान्यतः किस वर्ष के आसपास मानी जाती है?